बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने मैथ की बुक स्टार्ट की थी क्लास 9 की और इसका चैप्टर नंबर 9 ही स्टार्ट किया हुआ था जिसका नेम था सिमिलर फिगर्स। और आज की इस वीडियो में इसकी 9 चैप्टर की रिव्यू एक्सेस करेंगे। 9.1 से लेकर 9.4 तक वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसकी ऑब्जेक्टिव करते हैं जिसका क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया हुआ है जो कि है 4 ऑप्शन आर गिवन, यानी कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो करेक्ट ऑप्शन है उस पर सर्कल करना है। तो फर्स्ट वाला है इफ़ टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर, कि दो पॉलीगॉन सिमिलर होते हैं। अब पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, 9.1 में भी बताया था, 9.3 में भी, 4 में भी, कि ऐसी शेप जिसके 3 या 3 से ज़्यादा साइडें होती हैं उसको कहा जाता है पॉलीगॉन। जैसे कि ये मैंने एक ट्राइंगल ली थी, देखिए इसकी 3 साइडें हैं। अगर मैं स्केल लूँ तो देखिए इसकी 4 साइडें हैं। अगर यहाँ पर मैं पेंटागोन लूँ तो देखिए इसकी 5 साइडें हैं। इस तरह हेक्सागोन, हेप्टागोन चलता जाता है, सारे पॉलीगॉन्स हैं। और वो कह रहा है दो पॉलीगॉन्स आपस में सिमिलर कब होंगे, तो इसका आंसर आएगा ए वाला, देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जब इनके एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। अब ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट अगर मैं समझाने लग गया तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल मैंने आपको 9.1 में सिखाया था। अगर आप 9.1 से लेकर 9.4 तक मेरे लेक्चर्स आपने देखे हैं तो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपने नहीं देखे तो आप पहले वो देखें, फिर आपको ज़्यादा समझ अच्छी आएगी। अब इससे नेक्स्ट है इसका सेकंड वाला, द रेशो ऑफ द एरियाज, के एरियाज की रेशो जो कि होती थी, एरिया की रेशो A1 रेशो A2 ऑफ टू सिमिलर पॉलीगॉन्स इज, इसका आंसर आएगा बी वाला, इक्वल टू द स्केयर ऑफ द रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। देखिए फार्मूला क्या था, A1 डिवाइडेड बाय A2 इक्वल L1 डिवाइडेड बाय L2, ये इसकी साइडें थी और इनका स्केयर, ये फार्मूला था जो का यूज़ करके कितने ही क्वेश्चन किए हैं। अभी इसके क्वेश्चन और भी करेंगे इसकी रिव्यू में, तो इसका आंसर आएगा बी वाला। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका थर्ड वाला, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ टू सिमिलर सॉलिड इज, के दो वॉल्यूम दिए हुए हैं ये, यानी कि यहाँ मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि V1 दिया हुआ है 125 सेंटीमीटर क्यूब और V2 वो दिया हुआ है 27 सेंटीमीटर क्यूब। द रेशो ऑफ द क्रॉसपॉन्डिंग हाइट्स, यानी कि इनकी हाइट्स H1 रेशो H2, इनकी रेशो फाइंड करनी है। तो फार्मूला वो क्या था, V1 डिवाइडेड बाय V2 इक्वल H1 डिवाइडेड बाय H2, जब वॉल्यूम आता था इनका क्यूब। अब इनकी रेशो फाइंड करनी है तो ये H1 डिवाइडेड बाय H2 इनका क्यूब वैसे ही, और V1 और V2 की वैल्यूज़ यहाँ मैं पुट कर देता हूँ 125 डिवाइडेड बाय 27। अब इससे नेक्स्ट मैं यहाँ पे सॉल्व करने लगा हूँ। देखिए क्यूब है, क्यूब ख़त्म करने के लिए क्या करूँगा, मैं क्यूब रूट ले लूँगा। तो इस तरफ भी मैंने क्यूब रूट लिया है, यहाँ पर 3 लिख दूंगा, और इस तरफ भी मैंने क्यूब रूट लिया है। तो यहाँ पर ये वैसे ही आ जाएगा H1 डिवाइडेड बाई H2 इसका क्यूब, और यहाँ पर ये देखें 125 जो कि 5 का क्यूब है और 27 जो कि 3 का क्यूब है। तो यहाँ मैंने दोनों का क्यूब इकट्ठा करके लिख दिया है। अब ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल, तो मेरे पास क्या आंसर आया है 5/3 इक्वल H1 डिवाइडेड बाई H2। उसने क्या है रेशियो में फाइंड करें, तो फ्रैक्शन को अब मैं रेशियो में कन्वर्ट कर दूंगा कि 5/3। तो ये देखिए बी वाला है 5/3, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका फोर्थ वाला, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागोन। पेंटागोन की शेप मैंने आपको ड्रा करके पहले भी बताई थी, दोबारा आपको ये देखिए मैंने ड्रा की है 5 साइडें, तो ये पेंटागोन। अब एक्सटीरियर एंगल होता है बाहर वाला एंगल, कोई भी एंगल हो सकता है, बाहर वाला वो ये भी हो सकता है, अगर इसको मैं बढ़ाऊँ तो ये भी हो सकता है, इसको बढ़ाऊँ ये भी हो सकता है, एक्सटीरियर एंगल बाहर वाला एंगल। अब इसको फाइंड करने का फार्मूला होता है वो मैंने आपको सिखाया था 9.4 में, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एन। अब देखें पेंटागन की साइडें कितनी है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर फिर एन की जगह क्या आ जाएगा 5। जब इसको मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 72 डिग्री। तो ये देखिए डी वाला है 72 डिग्री, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है इसका 5 वाला, अ पैरालीलोग्राम हैज़ एन एरिया, कि एक पैरालीलोग्राम है जिसका एरिया ये दिया हुआ है, एंड अ सिमिलर पैरालीलोग्राम हैज़ एन एरिया, यानी कि ये A1 दिया हुआ है और ये A2 दिया हुआ है। इफ़ अ साइड ऑफ स्मॉलर पैरालीलोग्राम इज़, अब ये देखें 64 छोटी है, 144 बड़ी है, तो 8 ये वो कह रहा है ये छोटी पैरालीलोग्राम की साइड है, यानी कि ये फिर मेरे पास क्या आ जाएगी L1। L1 को मैंने साइड कह दिया हुआ, द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ लार्ज पैरालीलोग्राम इज़, कह रहा है लार्ज पैरालीलोग्राम जो उनकी उसकी साइड है वो मैं कहता हूँ L2, ये फाइंड करनी है। तो फार्मूला आगे भी बताया है A1 डिवाइडेड बाई A2 इक्वल L1 डिवाइडेड बाई L2। सिंपल इसमें वैल्यूज़ पुट करता हूँ, A1 की जगह पर 64, A2 की जगह पर आ जाएगा 144, L1
उसकी वैल्यू ये दी हुई है 8, तो वो मैं लिख दूंगा 8 डिवाइडेड बाय L2 फाइंड करना है, वैसे ही L2 और इसका स्केयर। अब वैल्यूज़ A1 की वैल्यू है 64, वो मैं लिख दूंगा 64 डिवाइडेड बाय A2 की वैल्यू 144 इक्वल L1 की वैल्यू 8 डिवाइडेड बाय L2, वो मैं लिख दूंगा वैसे ही और इनका स्केयर। अब ये देखें, स्केयर ख़त्म करना है, इसके लिए मैं स्केयर रूट लूँगा। इससे नेक्स्ट मैं यहाँ पे सॉल्व करने लगा हूँ कि स्केयर रूट 64 डिवाइडेड बाय 144 इक्वल स्केयर रूट 8 डिवाइडेड बाय L2 और इसका स्केयर। स्केयर रूट से कैंसिल, तो ये मेरे पास आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय L2। अब 64 किसका स्केयर है? 64 8 का स्केयर, तो 8 का स्केयर और 144 ये है 12 का स्केयर। तो इनका स्केयर अब मैं इकट्ठा कर दूंगा क्योंकि दोनों का स्केयर है। तो ये देखिए 8/12 का स्केयर, स्केयर रूट से कैंसिल, ये मेरे पास आ जाएगा 8/12 इक्वल 8/L2। अब L2 मैंने फाइंड करना है ना, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। इससे नेक्स्ट मैं यहाँ पे सॉल्व करने लगूँ, ये आ जाएगा 8L2 इक्वल 8 × 12। L2 फाइंड करना है, 8 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड, यानी कि 8 × 12 डिवाइडेड बाय 8, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो L2 की वैल्यू आ जाएगी 12। तो ये देखें, ये है बी पार्ट 12 सेंटीमीटर, ये है इसका आंसर। ये इसलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि आपने रट्टा नहीं लगाना ऑब्जेक्टिव को भी। अगर आप समझ के करेंगे तो फिर आपको ये कभी भी नहीं भूलेंगे, आपके माइंड में रहेंगे ये। अगर पेपर में ये क्वेश्चन भी आ जाए तो आपने सॉल्व करना सीखा होगा तो आप सॉल्व कर सकेंगे। असल में यही कॉन्सेप्ट होता है कि आपने ऑब्जेक्टिव समझ के करनी होती है। अगर कॉन्सेप्चुअल भी आ जाए तो आप इस तरह खुद सॉल्व करके करेक्ट आंसर जो है वो आप देख सकें। अब इससे नेक्स्ट है इसका 6 वाला पार्ट, द टोटल नंबर ऑफ डायगनल्स इन अ पॉलीगॉन विद 9 साइडेड इज। वो कह रहा है एक पॉलीगॉन है, यानी कि एक शेप है जिसके डायगनल की तादाद फाइंड करें, जबकि जो शेप है उसकी 9 साइडें हैं। तो डायगनल्स फाइंड करने का फार्मूला मैं आपको ये लिखवा देता हूँ, आप नोट कर ले। n × n-3 डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला है किसी भी शेप के डायगनल्स फाइंड करने का। अब ये देखें 9 साइडें हैं, यानी कि n इक्वल है 9। इसमें वैल्यूज पुट करता हूँ, 9 × 9 - 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये देखें 9 - 3 ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2। 2 3 टाइम्स 6, तो 9 × 3 वो आ जाएगा 27। तो ये देखिए डी वाला आंसर है इसका 27। अब इससे नेक्स्ट है 7 वाला, 2 स्फीयर्स आर सिमिलर, 2 सर्कल हैं जो कि अंदर से भी फिलअप हैं। सर्कल अगर अंदर से फिलअप हो तो उनको कहा जाता है स्फीयर। 3 डिमेंशन आर सिमिलर, वो एक जैसे हैं। एंड दे रेडियाई, और उनका रेडियस जो उनसे है उसकी रेशो दी है 4:5, यानी कि R1:R2 ये दी हुई है। इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ लार्ज स्फीयर इज़ 500 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें वो कह रहा है जो लार्ज स्फीयर है ना उसका एरिया ये है। तो ये देखिए 4 छोटा है, 5 बड़ा है, और 5 को मैंने क्या कहा है A2, तो ये फिर एरिया किसका आएगा? A2 का। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर, इनमें छोटा क्या है 4, उसको मैंने कहा है R1। तो वो ये इसका मीनिंग ये है कि एरिया A1 वो मैंने फाइंड करना है। अगर आप इसको A1 इसको A2 कह देंगे तो गलत हो जाएगा, और मैंने कॉन्सेप्ट सिखा दिया है कि किस वजह से मैंने इनको A2 और A1 कहा है। अब फार्मूला वो है A1 डिवाइडेड बाय A2 इक्वल R1 डिवाइडेड बाय R2 और इसका स्क्वायर। असल में L1/L2 है ना। अब L भी लेंथ है और रेडियस ये भी लेंथ ही है, तो A1 वो मैंने फाइंड करना है, वो वैसे ही A1 डिवाइडेड बाय A2 ये है 500 पाई इक्वल R1/R2 ये है 4 डिवाइडेड बाय 5 और इसका स्केयर। अब इससे नेक्स्ट मैं ये सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, A1 डिवाइडेड बाय 500 पाई इक्वल 4 का स्केयर 16 और 5 का स्केयर 25। ये डिवाइड और इस तरफ आके मल्टीप्लाई, तो A1 इक्वल 16 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाई 500 पाई। अब 25 1 टाइम 25 और 25 मल्टीप्लाई 20 वो आ जाएगा 500। तो ये मेरे पास आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई 20 पाई। जब इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगा मेरे पास आंसर आएगा 320 पाई। तो ये देखिए बी वाला है 320 पाई। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 8, अगर आप बुक के पीछे देखेंगे ना तो वहाँ पर सी वाला ये है, लेकिन आपके सामने मैंने सॉल्व किया है ये आंसर नहीं आया, 320 आया है, तो बी वाला है, सी वाला आंसर नहीं आएगा। 8 वाले में वो कह रहे हैं अरेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर का मतलब है कि पॉलीगॉन जो भी शेप है उसकी साइडें आपस में इक्वल है। हैज़ एन एक्सटीरियर एंगल, जो बाहर वाला एंगल है वो कह रहा है 30 डिग्री है।
हाउ मैनी डायगनल्स डज अ पॉलीगॉन। अब देखिए पीछे क्या था, अगर मैं दोबारा आपको लेके चलूँ, ये पार्ट नंबर 6 में उसने देखे साइडें दी हुई थी और वो कह रहा था कि कितने डायगनल्स बनेंगे वो फाइंड करें। अब इसमें वो कह रहा है कि कितने डायगनल्स बनेंगे, लेकिन एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, साइडें नहीं दी हुई उसकी। तो डायगनल्स फाइंड करने का क्या फार्मूला था, n इंटू एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू। ये डायगनल फाइंड करने का फार्मूला है। मेरे पास n की वैल्यू नहीं दी हुई, लेकिन एक्सटीरियर एंगल वो दिया हुआ है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल 30 डिग्री। अब एक्सटीरियर एंगल के क्या फार्मूला है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n। ये वाला फार्मूला यूज़ किया है आई थिंक MCQs नंबर 4, हाँ 4 में ये यूज़ किया है। 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n और यहाँ पर इक्वल 30 डिग्री। वैसे ही मैंने n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 360 डिग्री n डिवाइड और इस तरफ आके मल्टीप्लाई और 30 इसकी जगह पे आ जाएगा, यानी कि इनकी मैंने आपस में जगह इंटरचेंज कर दी है। अब 30 1 टाइम 30 और 30 12 टाइम 360, तो n की मेरे पास वैल्यू आ गई है 12। अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर कर मैं डायगनल्स की तादाद फाइंड कर लूँगा। 12 इंटू 12 माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू। अब ये देखिए 2 1 टाइम 2 और 2 6 टाइम 12, यह आ जाएगा 6 इंटू 12 माइनस थ्री, यह आ जाएगा 9। 6 मल्टीप्लाई 9, ये आ जाएगा मेरे पास 54 के 54 डायगनल्स हैं और ये देखें ए वाला है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 9। इन अ रेगुलर हेक्सागोन, हेक्सागोन क्या होता है, जिसकी साइडें 6 होती हैं। द रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ अ डायगनल टू द साइड लेंथ इज। अब हेक्सागोन अगर मैं आपको ड्रा करके दिखाऊं, ये देखिए ये शेप है हेक्सागोन की। अब रेगुलर का मतलब है कि सारी साइडें आपस में इक्वल हैं। अब डायगनल, अब ये देखिए डायगनल होते हैं कोनों को मिलाना। अगर इस कोने को मैं इस कोने से मिलाऊँ या इस कोने को इस कोने से मिलाऊँ या इन दोनों कोनों को हम आपस में मिलाऊँ, तो आपके सामने है, देखिए जब मैंने कोनों को मिलाया है तो इसकी साइड के डबल आया है, यानी कि ये जो है ना, ये साइड है तो ये साइड इस साइड से छोटी है। अगर मैं ये वाली साइड लूँ तो ये वाली साइड इस साइड से बड़ी है, डबल है। तो रेशो क्या फिर आएगी, 1:2 या 2:1 के डबल आएगी, तो बी वाला इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 10। अ रेगुलर पॉलीगॉन हैज़ एन इंटीरियर एंगल ऑफ 165। इंटीरियर एंगल क्या दिया हुआ है, 165 डिग्री। हाउ मैनी साइड डज इट हैव, इसकी कितनी साइडें हैं। तो इंटीरियर एंगल का क्या फार्मूला भला, 9.4 में मैंने आपको सिखाया था, आई थिंक 177 पेज पे है। फार्मूला था n माइनस टू मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। अब इक्वल 165 वैसे ही आ जाएगा। मैंने n की वैल्यू फाइंड करनी है, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 180 डिग्री n माइनस टू मल्टीप्लाई 180, यह आ जाएगा 360 डिग्री इक्वल 165 डिग्री एन डिवाइड और इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब n मैं सारे एक तरफ ले लूँगा कि 180 डिग्री n माइनस 165 डिग्री n इक्वल, ये नेगेटिव है इस तरफ आएगा तो 360 डिग्री। अब ये नेगेटिव होंगे तो ये आ जाएगा 15 डिग्री n इक्वल 360 डिग्री। 15 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड, तो n इक्वल 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 15 डिग्री। डिग्री डिग्री से कैंसिल हो जाएगा, 15 1 टाइम 15 और 15 24 टाइम 360, चाहे कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लें आपके पास आंसर आ जाएगा 24। तो ये देखिए डी वाला है 24 इसका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन सॉल्व करने वाले आगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ये स्टेटमेंट है, इफ़ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। कोई पॉलीगॉन यानी कि कोई भी शेप है जिसके इंटीरियर एंगल्स को जब जमा करें तो वो इसके इक्वल है। तो सबसे पहले मैं यहाँ तक ही डाटा लिख लेता हूँ कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल वो किसके इक्वल है, एंगल्स एस भी आएगा, इंटीरियर एंगल्स हैं तो वो इक्वल आएगा 1080 डिग्री। हाउ मैनी साइड्स डज द पॉलीगॉन हैज़, कि साइड्स ऑफ पॉलीगॉन ये मैंने फाइंड करनी है। आपकी बुक पर पेज नंबर 177 पर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फार्मूला लिखा हुआ है। यहाँ पे फार्मूला क्या है, n माइनस टू मल्टीप्लाई 180 डिग्री सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का, ये देखिए मैंने फार्मूला लिख लिया है, इक्वल क्या है 1080 वैसे ही। अब ये मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड, यानी कि 1080 डिग्री डिवाइडेड बाय 180 डिग्री और यहाँ पर ये n माइनस टू वैसे ही। n माइनस टू इक्वल, जब इनको आप कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6। ये देखिए डिग्री डिग्री से कैंसिल, 0 0 से कैंसिल, 18 1 टाइम 18 और 18 6 टाइम 108
तो n-2 इक्वल 6 है, और -2 इस तरफ आएगा प्लस का, तो n इक्वल 6 + 2, तो मेरे पास n की वैल्यू आ गई है 8। यह है इसका आंसर कि इतनी साइड्स होंगी पॉलीगॉन की, जब उनके इंटीरियर एंगल को जमा करें तो ये आंसर आए। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3। टू सिमिलर बॉटल्स के दो एक जैसी बोतल हैं लेकिन उनका साइज छोटा बड़ा हो सकता है, आर सच डैट वन इज़ ट्वाइस एज हाई एज द अदर, यानी कि वो कह रहा है मिसाल के तौर पर एक ये बोतल है और एक ये बोतल है, वो कह रहा है पहली बोतल दूसरी बोतल से डबल है, यानी कि अगर इसकी क्वांटिटी है ना 1 लीटर तो इसकी क्वांटिटी होगी फिर 2 लीटर। अब स्टेटमेंट ज़रा दोबारा ध्यान से सुनिए क्या वो कह रहा है। टू सिमिलर बोटल्स आर सच डैट वन, कि पहले वाली जौन सी बोतल है ना वो बड़ी है, वो डबल है दूसरी बोतल से। तो हाइट ऑफ फर्स्ट बोतल, फिर इसको मैं कह दूंगा H1, जो कि फिर इक्वल होगी 2 के, क्योंकि ये डबल है। अगर सेकंड वाली बोतल को मैं कहूँ ना H2, इसकी हाइट को मैं कहूँगा 1, तो पहले वाली जौन सी है वो फिर 2 होगी। इससे नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर सरफेस एरियाज़, कि इनके एरियाज़ की रेशो जौन सी है वो फाइंड करें। एक तो ये है एंड देयर कैपेसिटीज़, और दूसरी चीज़ कैपेसिटी फाइंड करनी है। पहले एरिया फाइंड करके फिर ये समझाता हूँ कैपेसिटी है क्या, और तब ही फाइंड करेंगे। अब एरियाज़ की रेशो के A1 रेशो A2, ये मैं फाइंड करने लगा हूँ। अब एरियाज़ का क्या फार्मूला है, A1 डिवाइडेड बाई A2 इक्वल H1 डिवाइडेड बाई H2 और इनका स्केयर। तो A1 ओवर A2 ये मैंने फाइंड करना है। वैसे ही A1 डिवाइडेड बाई A2 इक्वल H1 वो है 2 डिवाइडेड बाई H2 जो कि है 1, तो ये हम लिख दूंगा 1 का स्केयर। अब इससे नेक्स्ट मैं सॉल्व करूंगा तो A1 डिवाइडेड बाई A2 इक्वल 2 का स्केयर 4 और 1 का स्केयर 1, तो 4 डिवाइडेड बाई, तो इनकी रेशो आ जाएगी A1 रेशो A2 इक्वल 4 रेशो 1। ये मैंने सॉल्व कर लिया है। अब इसकी कैपेसिटी व्हाट इज़ द रेशो फाइंड करनी है एरियाज़ की भी और कैपेसिटी की भी। एरियाज़ की रेशो फाइंड कर ली है, अब कैपेसिटी की रेशो फाइंड करनी है। तो यहाँ फिर मैं लिखूँगा V1 रेशो V2, ये मैंने फाइंड करना है। अब इसका फार्मूला क्या है, V1 डिवाइडेड बाई V2 इक्वल H1 डिवाइडेड बाई H2 और इसका क्यूब आ जाएगा। तो H1 और H1 है 2 के इक्वल और H2 1 के इक्वल, तो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1 और इनका क्यूब, और यहाँ पर V1 डिवाइडेड बाई V2 वैसे ही। अब इससे नेक्स्ट मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, नेक्स्ट पेज पे जाने की बजाय। V1 डिवाइडेड बाई V2 इक्वल 2 का क्यूब, ये आ जाएगा 8 और 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो V1 रेशो V2 ये आ गया है 8 रेशो 1, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4। इसकी स्टेटमेंट है ईच डिमेंशन ऑफ अ मॉडल कार, कि एक मॉडल कार है जिसकी डिमेंशन है 1/10 ऑफ देयर क्रॉसपॉन्डिंग कार डिमेंशन। कोई और कार है उसकी डिमेंशन के साथ जब इसको कंपेयर किया है तो इनकी रेशो क्या है 1/10। अब डिमेंशन क्या है, असल में लेंथ को ही डिमेंशन कहते हैं। तो सबसे पहले मैं यही लिख लेता हूँ, रेशो ऑफ द डिमेंशन ऑफ अ मॉडल कार, तो इसकी रेशो को मैं कह दूंगा कि L1 रेशो L2 जो कि इक्वल है 1/10। इसका मीन है कि L1 1 के इक्वल है और L2 ये 10 के इक्वल है। अब इससे नेक्स्ट इसके 4 पार्ट है, वो कह रहा है फाइंड द रेशो। इन चारों पार्ट्स की रेशो फाइंड करनी है। सबसे पहले मैं ए वाला पार्ट करने लगा हूँ, जिसमें वो कह रहा है द एरियाज ऑफ देयर विंड स्क्रीन्स, की रेशो फाइंड करनी है एरियाज की। तो इसमें मैं कह दूंगा A1 रेशो A2, ये मैंने फाइंड करनी है। तो फार्मूला क्या है, A1 डिवाइडेड बाई A2 इक्वल L1 डिवाइडेड बाई L2 और इनका स्केयर। अब इनमें वैल्यूज पुट करूँगा, ये वैसे ही आ जाएगा A1 डिवाइडेड बाई A2 और L1 ओवर L2 ये है 1/10 और इनका स्केयर। तो ये आ जाएगा A1 डिवाइडेड बाई A2 इक्वल 1 का स्केयर 1 ही और 10 का स्केयर 1/10 का स्केयर होता है 100। तो 1/10 रेशियो में लिखना था ना, तो A1 रेशो A2 इक्वल 1 रेशो 100, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका बी वाला पार्ट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट थी, ये लिखी रहने दी है, बाकी मैंने डेज कर दिया है। अब ये देखिए बी वाला पार्ट है, द कैपेसिटीज ऑफ देयर बोर्ड्स, कि मैंने कैपेसिटी फाइंड करनी है। अब कैपेसिटी क्या होती है, वो होती है वॉल्यूम। रेशो फाइंड करनी है ना, तो V1 रेशो V2 ये मैंने फाइंड करना है। अब फार्मूला क्या है, V1 डिवाइडेड बाई V2 इक्वल L1 डिवाइडेड बाई L2 और इनका क्यूब। अब ये देखिए V1 डिवाइडेड बाई V2 वैसे ही
इक्वल L1/L2, ये वैल्यू है 1/10 और इनका क्यूब। ये V1/V2 वैसे ही, ये मैंने वैसे ही लिख ली है। इक्वल 1 का क्यूब 1 ही होता है और 10 का क्यूब 1000, तो ये आ जाएगा इक्वल 1/1000। रेशो की फॉर्म में लिखना है तो V1 रेशो V2 इक्वल 1 रेशो 1000, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट मैं इसका सी वाला पार्ट करूंगा जिसकी स्टेटमेंट है द विड्थ ऑफ द कार, कि कार की जो चौड़ाई है ना वो फाइंड करें। अब विड्थ ये इक्वल होती है लेंथ के। सी वाला पार्ट हेडिंग दूंगा और यहाँ लिखूंगा विड्थ रेशो, क्योंकि मैंने रेशो फाइंड करनी है, वो इक्वल आ जाएगी वैसे ही 1/10 जो कि ये दी हुई है, इसको रेशो की फॉर्म में 1/10, ये आ जाएगा सिंपल इसका आंसर। अब इसका डी वाला पार्ट या मैं हेडिंग दे दूंगा डी। इसमें वगैरह है द नंबर ऑफ व्हील्स दे हैव, कि व्हील्स की रेशो फाइंड करनी है। अब ये देखें, अगर एक ये कार है और एक ये कार है, मिसाल के तौर पे, तो कार के कितने टायर होते हैं? 4। अगर कार छोटी हो या कार बड़ी हो, टायर कितने होते हैं? 4। मेहरान कार छोटी है, उसके भी 4 टायर है, और V8 उसके भी 4 टायर हैं। तो फिर इस लिहाज से मैं लिखूंगा नंबर ऑफ व्हील्स इज़ सेम फॉर द बाथ कार्स, के दोनों कारों के जोन से टायर हैं वो सेम होंगे। व्हील रेशो के उनके टायरों की जोन सी रेशो है वो 1/1 होगी, यानी कि क्या रेशो आएगी? 4/4। वो आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 4, कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा? 1/1। तो वो रेशो मैंने लिख दी है 1/1। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 5, कि 3 सिमिलर जग्स, के 3 जग हैं एक जैसे हैं, साइज़ छोटा बड़ा है। उसने बताया है साइज़ कि पहले जग की हाइट है 8 सेंटीमीटर, दूसरे की 12 सेंटीमीटर और तीसरे की 16 सेंटीमीटर। पहले मैं यही लिख लेता हूँ सोल्यूशन में, हाइट ऑफ फर्स्ट जग वो मैं कह देता हूँ 8 सेंटीमीटर, सेकंड हाइट ऑफ सेकंड जग उसको मैं कह दूंगा 12 सेंटीमीटर, और थर्ड इसको मैं कह दूंगा 16 सेंटीमीटर। फर्स्ट जग की हाइट वो आ जाएगी H1, सेकंड इसकी H2 और थर्ड इसकी आ जाएगी H3। इफ़ द स्मॉलेस्ट जग होल्ड्स 1.2 लीटर, कि जो छोटा जग है वो 8 है, उसको मैंने H1 कहा हुआ है, तो यहाँ पर वो कह रहा है छोटे जग की जो कैपेसिटी है वो है 1/2 लीटर। तो यहाँ फिर मैं लिख दूंगा कि V1 वो इक्वल है 1/2 लीटर। फाइंड द कैपेसिटीज ऑफ द अदर टू, यानी कि बाकी जो दो रह गए हैं V2 और V3, इनकी कैपेसिटी मैंने फाइंड करनी है। कैपेसिटी वॉल्यूम ही होता है। V2 और V3 की वैल्यू फाइंड करनी है। H1 और H2 दिया हुआ है, V1 और V2। अब फार्मूला देखे क्या था, V1 डिवाइडेड बाई V2 इक्वल H1 डिवाइडेड बाई H2 और इनका क्यूब। अब यहाँ पर H3 भी है और V3 भी है, तो पहले मैं ये फार्मूला यूज़ करूँगा इसमें V2 के लिहाज से, फिर V3 के लिहाज के वो मैं आपको तभी समझाऊँगा। पहले मैं ये फार्मूला जो कि है V1 डिवाइडेड बाई V2 इक्वल H1 डिवाइडेड बाई H2 और इसका क्यूब। अब वैल्यू पुट करूँगा, V1 की है 1/2 और V2 फाइंड करना है, ये आ जाएगा 1/2 और V2 वैसे ही इक्वल H1 है 8, ये है 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। H1 8 और H2 12, तो ये आ जाएगा 8/12 और इनका क्यूब। अब 1/2 इसके साथ मिल जाएगा, ये आ जाएगा 2V2 इक्वल 4 2 टाइम 8 और 4 3 टाइम 12, ये आ जाएगा 2/3 और इसकी पावर 3, ये आ जाएगा 1/2। V2 इक्वल 2 का क्यूब ये आ जाएगा 8 और 3 का क्यूब ये आ जाएगा 27। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 27 इक्वल 8 2 टाइम 16 V2। 16 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड, तो ये आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 16 इक्वल V2। अब 27 डिवाइडेड बाई 16, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.68 इक्वल V2। ये मैंने दूसरा वॉल्यूम फाइंड कर लिया है, और वॉल्यूम देखें फर्स्ट वॉल्यूम के साथ क्या था? लीटर, तो इसके साथ भी फिर मैं लिख दूंगा लीटर। ये 1.68 है, बुक पे पीछे लिखा हुआ है 1.69, जो कि ऑलमोस्ट ये इक्वल है। डेसिमल के बाद फर्स्ट पॉइंट सेम होना चाहिए, और देखिए वो सेम है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब देखिए क्या फाइंड करना है, V2 फाइंड कर लिए है, अब मैं V3 फाइंड करने लगा हूँ। V2 और V1, क्योंकि पहले V1 और V2 लिया है, तो यहाँ पर देखें इस फार्मूले में ये मैंने लिखा है। अब इसमें 1 की जगह मैं लिख दूंगा V2 और 2 की जगह लिख दूंगा V3, क्योंकि मैंने V3 फाइंड करना है। अगर मैंने ये चेंज किया है तो ये भी आ जाएगा फिर H2 डिवाइडेड बाई H3 और इनका क्यूब। ऐसे ही आपने परेशान नहीं होना है कि ये फार्मूला कैसे आया है, इसमें से मैंने ये बनाया है। अब मैंने V3 फाइंड करना था, तो इसलिए आज से मैंने यहाँ पर चेंजिंग की है, या 1 2 था
तो मैंने 2 3 कर दिया है। V2 की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा जो कि है 1.68 डिवाइडेड बाई V3, ये वैसे ही क्योंकि ये फाइंड करना है। H2 वो इक्वल है 12 के और H3 है 16, और मैं लिख लूँगा 12 डिवाइडेड बाई 16 और इसका क्यूब। अब 4 3 टाइम 12 और 4 4 टाइम 16, ये मेरे पास आ जाएगा 3/4 का क्यूब, और यहाँ पर 1.68 डिवाइडेड बाय V3। 1.68 डिवाइडेड बाय V3 इक्वल 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब यह है 64। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.68 मल्टीप्लाई 64, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इक्वल ये है 27 मल्टीप्लाई V3, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब 1.68 मल्टीप्लाई 64, तो वो आ जाएगा 107.52 इक्वल V3। 27 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड, जब इसको मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3.98 इक्वल V3 और इसके साथ लीटर वैसे ही। अब बुक के पीछे है आंसर 4। अब ये देखिए 3.98 जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 4 के, चाहे मैं 4 लिख दूं चाहे मैं 3.98 लिख लूं, दोनों एक्यूरेट हैं, गलत नहीं होंगे। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है, वहाँ पर जग था और यहाँ पर देखिए ग्लास आगे हैं। 3 सिमिलर ड्रिंकिंग ग्लास हैव हाइट 7.5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 10.5 सेंटीमीटर। तो पहले मैं यही लिख लेता हूँ, हाइट ऑफ फर्स्ट ग्लास तो वो है 7.5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सेकंड ग्लास ये मैंने यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर आ जाएगा 9 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ थर्ड ग्लास वो है 10.5, तो यहाँ मैं लिखूँगा 10.5 सेंटीमीटर। इसको मैं कह दूंगा H1, इसको मैं कह दूंगा H2 और इसको H3। इफ़ द टालेस्ट ग्लास होल्ड्स 343 मिलीमीटर, के सबसे जो बड़ा ग्लास है, सबसे बड़ा ग्लास क्या है देखें 10.5, उसको मैंने क्या कहा है H3, तो यहाँ फिर वॉल्यूम अब V3 आएगा, V1 नहीं आएगा। टाल्या सबसे बड़ा है और देखें सबसे बड़ा ये है, तो इस वजह से V3 इक्वल 343 मिली लीटर। फाइंड द कैपेसिटीज ऑफ अदर टू, कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम फाइंड करने हैं बाकी दो के, तो V1 ये फाइंड करना है और V2 ये मैंने फाइंड करना है। बिल्कुल प्रीवियस फार्मूला ही, पहले मैं V1 और V3 के लिए ऐसे कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट पेज में फार्मूला लिखता हूँ, V1 डिवाइडेड बाई V3 इक्वल H1 डिवाइडेड बाई H3 और इसका क्यूब। अब ये देखें फार्मूला है V1 ओवर V2। अब यहाँ पर मेरे पास V1 की वैल्यू भी नहीं है, V2 की वैल्यू भी नहीं है, इसलिए मैंने ये फार्मूला V1 और V2 के लिए ऐसे नहीं किया। मैंने आपको ये बता दिया है कॉन्सेप्ट, अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि सर यहाँ पर V1 और V2 वाला फार्मूला क्यों नहीं यूज़ किया, तो ये देखें V1 भी नहीं है, V2 भी नहीं है, लेकिन V3 है, इसलिए पहले मैंने इन दोनों को लिखा है, सॉल्व करूँगा जो आंसर आएगा फिर उस लिहाज से मैं V2 ऐड कर लूँगा उसके साथ। तो ये मैंने लिखा है। अब V1 वो फाइंड करना है, वैसे ही V1 डिवाइडेड बाई V3 वो है 343, ये आ जाएगा 343 इक्वल H1 जो कि 7.5 और H3 है 10.5, ये है 7.5 डिवाइडेड बाई 10.5 और इनका क्यूब। अब 7.5 डिवाइडेड बाई 10.5 जब कैलकुलेटर पे करेंगे तो आ जाएगा 0.714 क्यूब। वैसे ही V1 डिवाइडेड बाई 343, V1 डिवाइडेड बाई 343 इक्वल 0.714 का जब आप क्यूब लेंगे तो वो आ जाएगा 0.364। अब V1 ये डिवाइड और इस तरफ आगे मल्टीप्लाई 343 मल्टीप्लाई 0.364, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 124.8। तो ये देखें V1 था, V1 की मेरे पास ये वैल्यू आई है। V3 के साथ क्या था मिलीलीटर, तो यहाँ भी मैं लिख दूंगा मिलीलीटर। ml लिखते हैं चाहे पूरा लिख दें, बुक के पीछे पूरा लिखा हुआ है मिलीलीटर, तो पूरा ही लिखते हैं। और बुक के पीछे देखिए आंसर क्या है, बुक के पीछे आंसर है 125, तो 124.8 ये तकरीबन 125 के इक्वल है। तो यह ये लिख लें चाहे लिख लें V1 इक्वल 125 मिलीलीटर, दोनों में से कोई भी लिख दें एक्यूरेट है। मैंने V1 फाइंड कर लिया है। अब देखें मैं फार्मूला यूज़ करूँगा V2 डिवाइडेड बाय V3 इक्वल H2 डिवाइडेड बाय H3 और इसका क्यूब, क्योंकि V2 अब फाइंड करना है, V3 है था, V1 फाइंड कर लिया है, V2 रह गया है, तो ये मैंने लिखा है। अब आपकी चॉइस है चाहे V1 ओवर V2
ये वाला फार्मूला यूज़ कर लें चाहे ये वाला फार्मूला यूज़ कर लें। अब V2 ये मैंने फाइंड करना है, वैसे ही V3 जिसकी वैल्यू दी हुई है 343 इक्वल H2 ये है H2 9 और H3 10.5। मैं लिख दूंगा 9 डिवाइडेड बाय 10.5 और इसका क्यूब। V2 डिवाइडेड बाय 343 इक्वल 9 डिवाइडेड बाय 10.5 जब कैलकुलेटर पे करेंगे तो आ जाएगा 0.857 और इसका क्यूब। अब इसका जब आप क्यूब लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 0.629 और लेफ्ट साइड पे ये वैसे ही V2 डिवाइडेड बाय 343 V2 इक्वल ये डिवाइड और इस तरफ आके मल्टीप्लाई 343 मल्टीप्लाई 0.629 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो V2 की वैल्यू आ जाएगी 215.74। इसके साथ आ जाएगा मिलीलीटर, ये है इसका आंसर। डेसिमल के बाद है 74, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 2.16 मिलीलीटर। और यहाँ पर V2 वैसे ही चाहे ये आंसर लिख दे चाहे ये आंसर लिख दे, दोनों एक्यूरेट है, गलत नहीं होंगे। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसके भी 4 पार्ट है। पहले मैं डाटा लिख लेता हूँ। और टाइप मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस मॉडल कार्स विच आर सिमिलर इन एवरी वे टू द एक्चुअल कार। के खिलौने बनाने वाली एक फैक्ट्री है जिन्होंने कारें बनाई है बिल्कुल सेम टू सेम असल कार की तरह। इफ़ द रेशियो ऑफ द डोर एरिया ऑफ द मॉडल टू द डोर एरिया ऑफ द कार इज़ 1 सेंटीमीटर टू 2500 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर नहीं आएगा, सेंटीमीटर का स्केयर आएगा, यहाँ भी स्केयर, क्योंकि ये देखिए उन्होंने एरिया की बात की है। यानी कि इस लाइन में वो कह रहा है कि रेशो जो उन्होंने कार बनाई है मॉडल के तौर पर और जो असल कार है उनकी रेशो ये है। तो इस लिहाज से यहाँ तक मैं डाटा लिख लेता हूँ कि रेशो ऑफ एरियाज क्या रेशो है, A1 रेशो A2 वो इक्वल आ जाएगा 1 सेंटीमीटर का स्केयर रेशो 2500 सेंटीमीटर का स्केयर। ये तो डाटा है। अब इसका पहले मैं ए पार्ट करने लगा हूँ, तो यहाँ मैं लिखूँगा ए पार्ट जिसकी स्टेटमेंट था रेशो ऑफ देयर लेंथ के लेंथ की रेशो फाइंड करें, यानी कि L1 रेशो L2 ये मैंने फाइंड करना है। अब फार्मूला जो कि है A1 डिवाइडेड बाय A2 इक्वल लेंथ L1 डिवाइडेड बाय L2 और इनका स्केयर। A1 ओवर A2 रेशो आई है 1 और 2500 आ जाएगा 1 ओवर 2500 इक्वल L1 L2 की रेशो फाइंड करनी है, या देगा L1 वैसे ही L2 भी वैसे ही और इनका स्केयर। अब स्केयर खत्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, स्केयर रूट यहाँ हम लिखूँगा टेकिंग स्केयर रूट, ये मैंने लिख लिया है। इस तरफ भी स्केयर रूट लूँगा 1 ओवर 2500 इक्वल स्केयर रूट ये स्केयर वैसे ही और यहाँ पर L1 डिवाइडेड बाय L2 स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, ये आ जाएगा मेरे पास L1 डिवाइडेड बाय L2। अब ये देखें 1 वैसे ही 2500 ये 50 का स्केयर है, तो यहाँ मैंने इकट्ठा स्केयर लिख दिया है कि 1 का स्केयर भी 1 ही होता है कि स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल। तो ये मेरे पास क्या आंसर आया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ 1 ओवर 50 इक्वल L1 डिवाइडेड बाय L2 रेशो फाइंड करनी थी, तो यहाँ मैं लिख लूँगा 1 रेशो 50 वो इक्वल है L1 रेशो L2। ये है इसका पार्ट नंबर ए। अब इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर बी करता हूँ जिसमें वो कह रहा है द रेशो ऑफ द कैपेसिटीज़। कैपेसिटीज़ क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ देयर पेट्रोल टैंक्स के पेट्रोल टैंक्स का वॉल्यूम जो है इसकी रेशो वो कह रहा है फाइंड करें। तो यहाँ मैं लिखूँगा बी पार्ट V1 रेशो V2 ये मैंने फाइंड करनी है। इसका फार्मूला V1 डिवाइडेड बाय V2 इक्वल L1 डिवाइडेड बाय L2 और इसका क्यूब। अब ये देखें V1 ओवर V2 वैसे ही L1 ओवर L2। पार्ट नंबर ए क्या था, रेशो फाइंड करनी थी, इनकी लेंथ की L1 रेशो L2 ये फाइंड की है जो कि है 1 रेशो 50। तो यहाँ मैं लिखूँगा 1 ओवर 50 और इसका क्यूब ऐसे ही V1 ओवर V2 इक्वल 1 का क्यूब 1 ही होता है और 50 का क्यूब वो आ जाता है 1,25,000। वो मैंने वैसे लिख लिया है अब रेशो की फॉर्म में, तो V1 रेशो V2 इक्वल 1 रेशो 1,25,000 ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका सी वाला पार्ट जिसमें वो कह रहा है विड्थ ऑफ द मॉडल कार कि जो मॉडल है इसकी विड्थ फाइंड करनी है। तो यहाँ मैं लिखूँगा सी पार्ट और विड्थ ऑफ मॉडल कार ये मैंने फाइंड करनी है। अब ये देखिए इससे नेक्स्ट है इफ़ द एक्चुअल कार इज़ 150 सेंटीमीटर वाइड, जबकि जो असल कार है उसकी विड्थ है 150 सेंटीमीटर। तो ये मैं यहाँ पे लिख दूँगा विड्थ ऑफ एक्चुअल कार वो है 150 सेंटीमीटर।
मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 के सी पार्ट में भी बताया था कि विड्थ ये इक्वल होती है लेंथ के, लेकिन यहाँ पर देखिए लेंथ मैंने पार्ट नंबर ए में फाइंड की थी और मेरे पास क्या आंसर आया था, ये है 1/50। अब 1/50 को जो मेरे पास उन्होंने दी हुई है ना एक्चुअल कार की विड्थ, इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास मॉडल कार की विड्थ आ जाएगी। यहाँ मैं लिखूँगा विड्थ ऑफ मॉडल कार, ये जो मैंने फाइंड करनी है वो आ जाएगा 1/50, जो कि मॉडल कार की लेंथ दी हुई थी रेशियो में। मल्टीप्लाई मैं करूँगा 150 सेंटीमीटर, तो ये देखिए 0 0 से कैंसिल, 5 3 टाइम 15, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये है इसके पार्ट नंबर सी का आंसर। अब इससे नेक्स्ट है इसका डी वाला पार्ट, ये ध्यान से समझना आपने। द एरिया ऑफ रियर विंडो ऑफ द एक्चुअल कार इफ़ द एरिया ऑफ द रियर विंडो ऑफ द मॉडल कार। अब वो कह रहा है जो मॉडल कार है इसका एरिया ये दिया हुआ है और जो एक्चुअल कार है इसका एरिया मैंने फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं यही लिख लेता हूँ, एरिया ऑफ एक्चुअल कार ये मैंने फाइंड करना है और एरिया ऑफ मॉडल कार वो दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब अगर इसको मैं A1 कह दूंगा, इसको A2 कह दूंगा, तो मेरा सारा क्वेश्चन गलत हो जाना है। वो कैसे, ये देखिए जो स्टेटमेंट है इसमें क्या कहा हुआ है, एरिया ऑफ मॉडल कार के एरिया को मैंने कहा था A1 और जो असल कार है इसको मैंने कहा था A2। अब इस लिहाज से जो मॉडल कार है इसको मैं कहूँगा A1 और जो मेरे पास असल कार है इसको मैं कहूँगा A2। अगर आप ये ऊपर नीचे कर देंगे तो गलत हो जाना है। फार्मूला वही A1 डिवाइडेड बाई A2, या मैं हेडिंग दे देता हूँ कि मैं डी पार्ट कर रहा हूँ, इक्वल L1 डिवाइडेड बाई L2 और इसका स्केयर। A1 वो किसके इक्वल है 3 डिवाइडेड बाई A2, वैसे ही L1 डिवाइडेड बाई L2, ये देखिए L1 डिवाइडेड बाई L2 पार्ट नंबर ए में सॉल्व किया था जो कि है 1/50, तो यह मैं लिखूँगा 1/50 और इसका स्केयर ये 3/A2, वैसे ही 1 का स्केयर 1 ही और 50 का स्केयर ये आ जाएगा 2500। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा कि 3 मल्टीप्लाई 2500 वो आ जाएगा 7500 और A2 मल्टीप्लाई 1 वो आ जाएगा A2। अब एरिया का यूनिट क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ मैं लिख दूंगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें वो कह रहा है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर लेबल्स ऑन टू सिमिलर जार्स ऑफ कॉफ़ी इज़ 144 और 169। ये क्या दिया हुआ है एरियाज़ की रेशो, तो सोल्यूशन में सबसे पहले मैं लिख लूँगा A1 रेशो A2 वो इक्वल है 144 रेशो 169। ए पार्ट वो मैं यहाँ लिखूँगा, ए पार्ट में क्या है द हाइट ऑफ टू जार्स कि H1 रेशो H2 ये मैंने फाइंड करना है। और बी वाला पार्ट क्या है देयर कैपेसिटीज़ कि V1 रेशो V2 ये मैंने फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या ए वाला सॉल्व करने लगा हूँ, क्या फार्मूला यूज़ करूँगा, हाइट फाइंड करनी है, एरियाज दिया हुआ है A1 डिवाइडेड बाई H2 इक्वल H1 डिवाइडेड बाई H2 और इनका स्केयर। इनमें वैल्यूज़ पुट करने लगा हूँ, A1 ओवर A2 की वैल्यू 144 डिवाइडेड बाई 169 इक्वल H1 डिवाइडेड बाई H2 और इनका स्केयर। वैसे ही स्केयर ख़त्म करने के लिए स्केयर रूट, तो यहाँ हम लिखूँगा टेकिंग स्केयर रूट, लेफ्ट साइड पे भी स्केयर रूट ले लिया है और राइट साइड पे भी स्केयर रूट। 144 वो वैसे ही डिवाइडेड बाई 169 और यहाँ पर H1 डिवाइडेड बाई H2 और इनका स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, H1 डिवाइडेड बाई H2। अब ये देखिए स्केयर रूट 144 ये 12 का स्केयर है डिवाइडेड बाई 169 वो 13 का स्केयर है। स्केयर रूट से कैंसिल, ये आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 13 इक्वल H1 डिवाइडेड बाई H2। अब ये रेशोज़ में फाइंड करना था, तो 12 रेशो 13 इक्वल H1 रेशो H2, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका बी वाला पार्ट वॉल्यूम है, तो यहाँ मैं लिखूँगा बी वाला पार्ट करने लगा हूँ V1 डिवाइडेड बाई V2 इक्वल H1 डिवाइडेड बाई H2 और इसका क्यूब। अब V1 डिवाइडेड बाई V2 ये मैंने फाइंड करना है, H1 और H2 ये आया है मेरे पास 12 और 13, यहाँ मैं लिखूँगा 12 डिवाइडेड बाई 13 और इनका क्यूब। अब ये V1 डिवाइडेड बाई V2 वैसे ही 12 का क्यूब कैलकुलेटर पे करेंगे वो आ जाएगा 1728 और 13 का क्यूब कैलकुलेटर पे करेंगे वो आ जाएगा 2197। अगर मैं रेशो में लिखूँ तो 1728 के 1728 रेशो 2197 और यहाँ पर V1 रेशो V2
ये है इसका बी वाले का आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। अब है इसकी स्टेटमेंट, आपकी बुक पर वाइट ब्लैक है लेकिन मैंने कलर में इसलिए की है कि आपको समझाने के लिए। मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए स्टेटमेंट है, अ टेसिलेशन ऑफ टाइल्स ऑन अ फ्लोर हैज़ बीन मेड यूजिंग अ रिपीटिंग पैटर्न ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, 6 स्क्वायर्स एंड 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल। वो कह रहा है कि एक फर्श है जिसमें ये डिज़ाइन बनाया गया है जिसमें बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं। एक है ये हेक्सागोन और इसके साथ 6 स्क्वायर हैं और साथ 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब ये समझे, ये जिसमें ये रेड डॉट शो हुए हैं इसके अंदर देखें। अब ये अंदर जो येलो कलर है ना, ये क्या है, ये हेक्सागोन है। और इसके साइडों में ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर, वो भी मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब ये देखें, 1 2 3 4 5 6, 6 क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, वो कह रहा है इस सारे का एरिया फाइंड करें। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसके एरिया फाइंड करूँगा, फिर मैं 6 स्क्वायर के एरिया फाइंड करूँगा, फिर 6 ट्राइंगल्स के एरिया फाइंड करूँगा। इन तीनों को जब मैं जमा कर दूंगा, तीनों एरियाज़ को, सारी चीज़ों के एरियाज़ को, तो मेरे पास इनका टोटल एरिया आ जाएगा। तो देखें, ये इसने कहा हुआ है फाइंड द टोटल एरिया ऑफ सिंपल पैटर्न। ये जो सिंपल पैटर्न है ना, इसका एरिया फाइंड करें विद साइड्स लेंथ 1/2 मीटर। कि इनमें से कोई भी आप लेंथ ले लें, चाहे ये लें, चाहे ये ले ट्राइंगल की, चाहे स्क्वायर की, चाहे हेक्सागोन की, वो 1/2 मीटर है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले मैं लिख दूंगा लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ ईच पॉलीगॉन, वो क्या है, 1/2 मीटर। अब इसको साइडें हैं तो इसको मैं एस से डिनोट कर लेता हूँ कि मेरे पास एस वो इक्वल है, डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा, 1/2 है 0.5 मीटर। अब सबसे पहले मैं ये हेक्सागोन जो है ना, इसके एरिया फाइंड करने लगा हूँ। तो यहाँ मैं लिखूँगा एरिया ऑफ हेक्सागोन, क्या फार्मूला है, 3√3 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर इसकी साइड का स्केयर। अब 3 मल्टीप्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, वो मैंने वैसे लिख लिया है इसकी, 3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अब साइड क्या है, 0.5, तो यहाँ मैंने वैल्यू पुट कर दी है 0.5 का स्केयर। अब आप अपने कैलकुलेटर पे 3 को मल्टीप्लाई करें स्क्वायर रूट 3 के साथ, जो आंसर है उसको 2 पे डिवाइड करें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.598। और 0.5 का जब स्केयर लेंगे तो वो आ जाएगा 0.25। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.649। ये मैंने एरिया फाइंड कर लिया है हेक्सागोन का। अब मैं 6 स्केयर के एरिया फाइंड करूंगा। तो यहाँ मैं लिखूंगा एरिया 1 स्केयर के पहले मैं 1 स्केयर का एरिया फाइंड करूंगा, फिर इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 6 स्केयर्स का आ जाएगा। अब स्केयर, ये देखिए मिसाल के तौर पर ये मैंने स्केयर ड्रा किया है, तो इसकी चारों साइडें आपस में इक्वल होती हैं। तो यहाँ मैं लिख दूंगा साइड मल्टीप्लाई साइड, कि लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होती है कि ये मल्टीप्लाई और इसके साथ, तो असल में वो मेरे पास क्या आ जाएगा, एस का स्केयर ही। तो यहाँ पर एस की वैल्यू क्या है, 0.5। यहाँ मैं लिख दूंगा 0.5 का स्केयर, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.25 जब इसका मैं स्केयर लूँगा। अब ये एक स्केयर का एरिया आया है, मैंने कितने फाइंड करने हैं, 6 का। तो यहाँ हम लिखूंगा एरिया ऑफ 6 स्केयर, वो आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई एक स्केयर का एरिया 0.25। जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.5। अब इससे नेक्स्ट मैंने क्या करना है, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो फिर यहाँ अब मैं लिखूंगा एरिया ऑफ 1 इक्विलेटरल ट्राइंगल, वो क्या फार्मूला है, इसका फार्मूला है स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4, और इसकी जो साइड है इनका स्केयर। तो जब कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.433। अब साइड क्या आती, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ, साइड थी 0.5, तो यहाँ पर 0.5 का स्केयर, 0.5 का स्केयर आता है 0.25, और ये साथ वैसे ही 0.433। अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.108। ये एक ट्राइंगल का आया है, मैंने कितनी का फाइंड करना है, 6 का। यहाँ मैं लिखूंगा एरिया ऑफ 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो 6 मल्टीप्लाई एक ट्राइंगल के एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.648। ये मैंने फाइंड कर ली है। अब मैंने क्या फाइंड करना है, टोटल एरिया। यहाँ मैं लिखूंगा टोटल एरिया जो कि इक्वल है सबसे पहले हेक्सागोन का एरिया जो कि ये था 0.649, वो मैं यहाँ पर लिखूंगा 0.649, प्लस इसके बाद 6 स्क्वायर का एरिया जो कि है 1.5, और 6 ट्राइंगल का जो कि है 0.648। 1.5 प्लस 0.648, जब इनको मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा
2.79 और देखिए इसकी साइड का यूनिट क्या था, मीटर। तो फिर इस लिहाज से यहाँ पे आ जाएगा मीटर का स्केयर 2.79 जो कि आलमोस्ट इक्वल होते हैं 2.80 के, और यहाँ पर मीटर स्केयर वैसे ही ये आ जाएगा इसका आंसर। चाहे आप ये लिख दे, ये है इसका आंसर 6.69 मीटर का स्केयर। अब ये आंसर नहीं आता, आपके सामने सारा क्वेश्चन सॉल्व किया है, ये आंसर आया है, तो ये आंसर उनसे बाय मिस्टेक लिखा गया होगा। यहाँ तक थी ये एक्सरसाइज जो कि कंप्लीट कर ली हुई है। अल्लाह हाफिज़।